1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार बीपीएससी मेंस का एक ऐसा टॉपिक है ना जो लगभग हर बार ही पूछ लिया जाता है। पर इसमें अच्छे नंबर लाना सिर्फ तारीखें और नाम लिखने से कहीं ज्यादा है। तो आज हम सिर्फ इतिहास को रटेंगे नहीं, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट हाई स्कोरिंग जवाब तैयार करेंगे जो हमारे आंसर को सबसे अलग बनाएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा मकसद है एक मॉडल उत्तर का ढांचा तैयार करना, और इस विश्लेषण के खत्म होने तक हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क होगा जिससे परीक्षा में एक बहुत ही सधा हुआ, दमदार और फैक्ट्स से भरपूर उत्तर लिखा जा सकेगा। तो तैयार हो जाइए, हम इस पूरे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, किसी भी टॉप स्कोरिंग जवाब की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर। तो हम शुरू करेंगे आंदोलन की पृष्ठभूमि से, फिर समझेंगे कि ये बिहार में फैला कैसे, इसकी खास घटनाएं और बलिदान क्या थे, लीडरशिप कैसी थी, और आखिर में इसके महत्व और कंक्लूजन पर बात करेंगे। बस इसी लॉजिकल फ्लो को हम पकड़कर चलेंगे। हर शानदार जवाब की शुरुआत एक मजबूत इंट्रोडक्शन से होती है ना? तो आइए सबसे पहले उस चिंगारी को समझते हैं जिससे ये पूरा आंदोलन भड़का। यहीं से हमारे जवाब की वो नींव रखी जाएगी जो परीक्षा को ये बता देगी कि हमें इस विषय की कितनी गहरी समझ है। जरा देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 31 जुलाई को तैयारी शुरू हुई, 8 अगस्त को बॉम्बे में प्रस्ताव पास हुआ और अगली ही सुबह 9 अगस्त को बिहार के सबसे बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों को लगा कि बड़े नेता को जेल में डालकर आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस एक गिरफ्तारी ने आंदोलन को रोका नहीं, बल्कि उसे बेकाबू बना दिया। अब जनता का गुस्सा सीधे सड़कों पर उतरने को तैयार था। तो अब आता है हमारे उत्तर का मेन बॉडी का पहला हिस्सा। ये आंदोलन आखिर पूरे बिहार में जंगल की आग की तरह फैला कैसे? यहीं पर हमें परीक्षा को ये दिखाना है कि ये कोई एक दो शहरों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सच्चा जन आंदोलन था जिसकी जड़ें पूरे प्रांत में फैली थी। जब बड़े नेता जेल में थे तो जनता खुद नेता बन गई और सबका लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश सरकार के कामकाज को पूरी तरह से ठप कर देना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश राज के सिंबल्स पे हमला किया, रेलवे लाइनें उखाड़ दी ताकि फौज ना आ सके, टेलीग्राफ के तार काट दिए ताकि कम्युनिकेशन टूट जाए, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, ये सब जनता के गुस्से का निशाना बने। ये वाकई में एक स्पॉन्टेनियस रिबेलियन था जिसका कोई एक चेहरा नहीं था, बल्कि हजारों लाखों चेहरे थे। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये आंदोलन सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं था। अपने जवाब में इन जिलों का जिक्र जरूर करें: पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, शाहबाद और पूर्णिया। इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी गहरी है और हम समझते हैं कि ये पूरे बिहार की लड़ाई थी। एक बेहतरीन उत्तर में हमेशा कुछ खास और असरदार घटनाओं का जिक्र होता है, और इस आंदोलन की बात करें तो पटना सचिवालय गोलीकांड से ज्यादा मार्मिक और यादगार कोई दूसरी घटना नहीं है। 11 अगस्त 1942, ये तारीख हमारे जवाब का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए। छात्रों का एक शांतिपूर्ण जुलूस, सोचिए, बस छात्रों का एक जुलूस एक ही मकसद से पटना सचिवालय की ओर बढ़ रहा था, अपनी आन बान और शान तिरंगा फहराना। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.जी. आर्चर के निर्मम आदेश पर उन निहत्थे छात्रों पर गोलियां चला दी गईं। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो पल था जिसने इस आंदोलन को बलिदान की एक अमर गाथा बना दी। और ये हैं वो 7 वीर सपूत जो उस दिन शहीद हो गए थे: उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा। इन नामों का जिक्र करने से हमारे उत्तर में वजन आता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये बिहार के लोगों के अदम्य साहस और त्याग की निशानी है। चलिए अब विश्लेषण के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं: लीडरशिप। आखिर इस आंदोलन को चला कौन रहा था? ये सवाल इसलिए इतना दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब वक्त के साथ बदलता गया। तो यहाँ एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिसे हमें अपने जवाब में जरूर शामिल करना है। ये आंदोलन असल में 2 फेज में बटा हुआ था। पहला फेज था स्पॉन्टेनियस, यानी नेतृत्व विहीन, जनता खुद ही सड़क पर उतर आई। लेकिन जब शुरुआती उबाल थोड़ा शांत हुआ, तब जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस में बदल दिया। ये एक भीड़ के विद्रोह से सोची समझी क्रांति की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस का दिल और दिमाग था आजाद दस्ता। जयप्रकाश नारायण ने इसे नेपाल के जंगलों में बनाया था। ये सिर्फ एक गुरिल्ला ग्रुप नहीं था, बल्कि ये एक तरह की ट्रेनिंग एकेडमी थी जो नौजवानों को छापामार लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। अब मकसद सिर्फ तोड़-फोड़ नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी थी। और हाँ, महिलाओं की भूमिका को तो हम भूल ही नहीं सकते। छपरा में श्रीमती शांति देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकला और नारा दिया गया, पुलिस हमारा भाई है। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक जबरदस्त रणनीति थी। ये दिखाती है कि आंदोलन का मकसद सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना नहीं था, बल्कि उन भारतीयों का दिल जीतना भी था जो ब्रिटिश प्रशासन में काम कर रहे थे।
ठीक है, आंदोलन हुआ, लोग शहीद हुए, लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका सिग्निफिकेंस क्या था? किसी भी विश्लेषण का ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तो चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी बयां कर देंगे। आंकड़े देखिए, 15,000 से ज्यादा लोग सिर्फ बिहार में गिरफ्तार हुए। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक जबरदस्त जन विद्रोह था जिसने ब्रिटिश सरकार की जेलें भर दी थीं। और इस विद्रोह की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 134 लोग मारे गए। और ये तो बस सरकारी आंकड़ा है, असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी। ये नंबर ब्रिटिश दमन की क्रूरता का सबूत है। और 362 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। तो सोचिए जरा, 15,000 गिरफ्तार, 134 शहीद और 362 घायल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आज़ादी के लिए चुकाई गई कीमत है। अपने जवाब में इन आंकड़ों का इस्तेमाल हमारे तर्क को बहुत मजबूत बना देता है। तो इन सब का आखिर में पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? सीधा और साफ, इसने बिहार में ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। कई इलाकों में तो महीनों तक अंग्रेजी हुकूमत का नामो निशान तक मिट गया था। इस आंदोलन ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी, अब हिंदुस्तान पर सिर्फ बंदूक के बम पर राज नहीं किया जा सकता। अंत की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम पहुंचते हैं अपने जवाब के सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। यहीं पर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर इस आंदोलन की विरासत को सामने रखेंगे। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन एक स्पॉन्टेनियस जन विद्रोह था जिसने बिहार के लोगों का जबरदस्त साहस दिखाया। ये वक्त के साथ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ के तौर पर अपनी जगह हमेशा के लिए पक्की कर ली। आखिर में ये भारत का अंतिम और सबसे निर्णायक राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष था। इसने ब्रिटिश हुकूमत को एक साफ साफ संदेश दे दिया था, अब बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। ये आज़ादी की तरफ कोई छोटा मोटा कदम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग थी। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब स्थापित लीडरशिप काम नहीं करती और आम लोग खुद बागडोर संभाल लेते हैं, तो क्या ऐसे आंदोलन ज्यादा ताकतवर होते हैं? 1942 की ये विरासत आज के दौर के संघर्षों के बारे में हमें क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।